गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका अच्छी क्लास। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और जहां तक आपको याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर द थर्ड लेवल के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ ली थी। ठीक है, और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत थोड़ा ये जो चैप्टर है काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा जब एक्सप्लेनेशन के टाइम हमने समझा होगा। तो थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल चैप्टर भी है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन आंसर को बहुत ही ध्यान से समझना है, वरना एग्जाम में आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे और साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? देखो, पहला ही क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चार्ली वापस ढूंढ पाएगा उस थर्ड लेवल को, और क्या वो कामयाब रहेगा थर्ड लेवल पे टिकट काउंटर ढूंढने के लिए, और वो फिर टिकट को खरीद करके अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग जा पाएगा या नहीं। तो याद करो स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर में थोड़ा वापस जाएं तो हमने एक देखा था कि चार्ली एक बार तो गलती से थर्ड लेवल में पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल जंक्शन पे। बट जब दूसरी बार इंटेंशनली, एक बार तो गलती से जाता है, ही हैज नॉट इंटेंडेड टू गो देयर, बट नेक्स्ट टाइम जब वो जानबूझ करके बिल्कुल पैसे वैसे करेंसी वरेंसी एक्सचेंज करके वापस आ जाता है कि अब वो ढूंढता है, तो उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता। तो यही ये कह रहे हैं कि क्या कभी जो चार्ली है वो थर्ड लेवल को ढूंढ पाएगा भी या नहीं। क्योंकि शुरुआत में चार्ली को भी एक बार ऐसा लगा कि यार एक बार तो मुझे थर्ड लेवल मिला, दूसरी बार मुझे थर्ड लेवल कभी मिला नहीं, तो यानी कि हो सकता है कि ये मेरा, जैसा कि सब बोल रहे हैं कि ये मेरी इमेजिनेशन ही हो, आई मस्ट बी डे ड्रीमिंग, शायद मैं दिन में सपने देख रहा हूँ या फिर कुछ भी, या एस्केप करने का जो भी थ्योरी ये लोग लगा रहे हैं, हो सकता है वो थ्योरी करेक्ट हो सकती है इन लोगों की। मेरा दोस्त जो साइकेट्रिस्ट है वो भी ये चीज बोल रहा है, तो उसको भी थोड़ा बहुत बिलीव होने लग जाता है। उसकी वाइफ भी बोलती है कि अब तुम बहुत दिन से थर्ड लेवल ढूंढते जा रहे हो, अब रहने भी दो थर्ड लेवल ढूंढना, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो। तो फिर चार्ली छोड़ देता है। लेकिन जिस दिन उसको पता है आप लोगों को कि जब लेटर मिलता है सैम का 1894 से, फिर उसे इस बात पे कंफर्म हो जाता है कि मैं बेवकूफ नहीं था जो मैं ये कह रहा था कि मैं थर्ड लेवल में गया हूँ। थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है और सैम भी वहां पहुंच चुका है। तो फिर वो फिर से ढूंढना शुरू करता है, लेकिन हमें ये बताया गया कि अभी तक उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता है। तो बस क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या वो कभी ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा। तो आंसर देखते हैं इसका। Yes, Charlie would definitely try to go back to the third level to buy tickets to Galesburg। कि हाँ, चार्ली वापस जरूर जाएगा और ढूंढता रहेगा जब तक कि उसे मिले ना। आफ्टर रिसीविंग सैम्स लेटर, क्योंकि जो उसका विश्वास है वो सैम का लेटर मिलने के बाद और ज्यादा पक्का हो गया है। चार्ली बिकम कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट द थर्ड लेवल ट्रूली एग्जिस्ट। चार्ली इस बात के लिए पूरी तरह से कन्विंस हो गया है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड इज नॉट जस्ट हिज इमेजिनेशन, और ये उसकी सिर्फ और सिर्फ कल्पना नहीं है। द लेटर सर्व्स एज कंक्रीट प्रूफ फॉर हिम। जो लेटर है उसके लिए एक प्रूफ का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले उसे भरोसा था, लेकिन उसका भरोसा डगमगा जाता है जब बाकी सभी लोग आसपास के मना कर देते हैं, उसको झुठला देते हैं कि तुमने सिर्फ और सिर्फ कोई भ्रम है ये तुम्हारा, या फिर तुमने कोई सपना देखा है। तो लेकिन जैसे उसे सैम का लेटर मिलता है तो जिसका उसके लिए एक प्रूफ टाइप का बन जाता है कि हाँ, सैम का लेटर मेरे लिए प्रूफ है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। फॉर हिम दैट द टाइम ट्रेवल टू 1894 इज पॉसिबल, की मैं टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जा करके 1894 के समय में पहुंच सकता हूं। इज इट क्लियर? द स्टोरी शोज दैट बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा आर नाउ एक्टिवली सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल एवरी वीकेंड। और हमें ये बताया भी जाता है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ चार्ली, लेकिन अब उसकी वाइफ लुइजा दोनों मिलकर के ढूंढ रहे हैं थर्ड लेवल को, और हर वीकेंड जब जब उनको छुट्टी मिलती है अपने ऑफिस से, वो जाकर के थर्ड लेवल ढूंढना शुरू करते हैं। सैम्स लेटर विच डिस्क्राइब्स द पीसफुल लाइफ इन 1894। वैसे तो पहले से ही चार्ली को भी पता था कि 1894 के वक्त में और गेल्सबर्ग में कितनी अच्छी पीसफुल लाइफ है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर से पहले का वक्त था, और गेल्सबर्ग में ही पला बड़ा था। क्या बोलते हैं, चार्ली वहीं पे उसकी स्कूलिंग हो रही थी, वो ये चीजें बताता है, उसके ग्रैंडफादर का घर था वहां पे। तो उसे पता था गेल्सबर्ग के बारे में कि गेल्सबर्ग बहुत अच्छी जगह है। और 1894 का गेल्सबर्ग तो कितना खूबसूरत रहा होगा, कितना पीसफुल रहा होगा, ये बात सैम को, उसको पता थी चार्ली को। लेकिन सैम का लेटर मिलने के बाद जब सैम डिस्क्राइब करता है वहां की पीस के बारे में, तो फिर तो चार्ली को रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस जाएगा ही जाएगा।
सैम क्या बताता है गेल्सबर्ग के बारे में कि पीपल हेयर सिंगिंग ऑन पोर्चेस एंड एंजॉइंग लेमनेड, यहाँ पे लोग अपने सिंगिंग गाना ये सब चीजें एंजॉय करते हैं, लेमनेड पी रहे हैं। रेनफोर्सेस चार्ली डिजायर टू एस्केप टू द सिंपलर टाइम, और फिर इससे चार्ली की जो डिजायर थी, ख्वाहिश थी, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सिंस चार्ली हैज ऑलरेडी एक्सचेंज मॉडर्न मनी, और चार्ली पहले से ही पैसे कन्वर्ट भी कर चुका है, तो उसे कुछ और ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ही इज प्रिपेयर्ड, वो पूरी तरह से तैयार है, एंड डिटरमाइंड, और दृढ़ निश्चय बना चुका है, टू मेक द जर्नी विद लुइजा, कि वो लुइजा अपनी वाइफ के साथ थर्ड लेवल से वापस 1894 के वक्त में चला जाएगा। इज इट क्लियर कोई बच्चों? इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके आंसर को नोट करो, क्वेश्चन और आंसर दोनों, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से करेंगे बच्चों, चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन है जो हमें सारे कवर करें। ओके क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, कि जो थर्ड लेवल है वो एक माध्यम था चार्ली के लिए एस्केप करने का। एस्केप करना यानी कि वहां से अपनी परेशानियों से, अपनी लाइफ से बाहर निकलने का क्या कोई माध्यम था सच में? हम लिखेंगे यस डेफिनेटली, वो उसके लिए एक तरीका था। यस, थर्ड लेवल सर्व्स एज अ साइकोलॉजिकल एस्केप, क्योंकि वो असलियत में तो वहां से नहीं जा सकता था, लेकिन साइकोलॉजिकली यानी कि मानसिक रूप से, दिमागी रूप से वो वहां से जा सकता था। कुछ देर के लिए वो क्या करता था कि ऐसी दुनिया में चल जाता था जो इमेजिनरी थी। मैकेनिज्म फॉर चार्ली फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ है उसकी जो रियलिटीज हैं, जो बहुत ज्यादा हार्श रियलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें देखी थी बच्चों हमने? स्ट्रेस, फियर, वॉर, क्राइम, लाइज, और भी बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, करप्शन। ये सब वो गलत चीजें हैं जो आज की डेट में हो रही हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बच्चों आप इसमें? एंजाइटीज, इनसिक्योरिटीज, ये सब वो हार्श रियलिटीज हैं मॉडर्न लाइफ की। तो इन सभी चीजों से वो बचना चाहता था, एस्केप करना चाहता था, एक रास्ता ढूंढना चाहता था कि वो यहाँ से बाहर निकल पाए, लेकिन वो निकल तो सकता नहीं था। ऐसी किसी जगह में वो जा नहीं सकता था। ही वॉज ऑब्लाइज, मतलब वो मजबूर था अपनी जिस जगह में वो रह रहा है वहां पे रहने के लिए। लेकिन फिर वो, उसका माइंड एक तरीका ढूंढता है, वो एक साइकोलॉजिकल एस्केप ढूंढता है। वो एक फिजिकल एस्केप तो नहीं ढूंढ सकता था कि वो अपना सब कुछ जॉब छोड़ के, सारी चीजें छोड़ करके न्यूयॉर्क से चला जाता अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को छोड़ के। लेकिन फिर उसका दिमाग क्या तरीका निकालता है, एक साइकोलॉजिकल तरीका निकाल देता है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको माइंड में ही एक दूसरी जगह में ले जा लेता है, एक दूसरी दुनिया में ले जा लेता है, जहां जाकर के वो उसे खुशी महसूस होती है। ठीक है, उसका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रेस में जा चुका था, इतना ज्यादा नेगेटिविटी में जा चुका था कि वो खुद ही एक रास्ता ढूंढता है खुशियां ढूंढने का, और खुशियां ढूंढने के लिए फिर वो एक इमेजिनरी दुनिया को ही क्रिएट कर देता है। लिव्स इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद इनसिक्योरिटी, वो ये सारी चीजें हैं जैसे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एक्सपीरियंस, और ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है? उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त ये सब बताता है। चार्ली इज ड्रॉन टू द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ, चार्ली को वो पुराने दिन याद आते हैं 1894 के गेल्सबर्ग के, वेयर लाइफ मूव्स एट अ स्लोअर पेस, जहां जिंदगी में, जीवन में इतनी भागदौड़ नहीं हुआ करती थी उस वक्त। ही रोमांटिसाइजेस दिस एरा, वो इस एरा को रोमांटिसाइज करने का मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है, उसकी तारीफें करता है, उसकी तरफ अपना अफेक्शन दिखाता है, प्यार दिखाता है। समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, वो कहता है कि समर की इवनिंग्स बहुत लॉन्ग हुआ करती थी। पीपल अपने लॉन्स में बैठ करके कोई सिगार पीता था, कोई लेमनेड पीता था, लोग गिटार बजाते थे, वायलिन को सुनते थे, ये सारी चीजें सुनते थे, डांस वगैरह करते थे, और बहुत ही पीसफुल लाइफ हुआ करती थी। दिस वॉज अ टाइम बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये समय वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का है। रिप्रेजेंटिंग इनोसेंस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये वक्त क्या रिप्रेजेंट करता है? इनोसेंस, कि उस वक्त जो थे लोग, उनके अंदर क्या था? बहुत ही ज्यादा इनोसेंस, सब शराफत थी और भोलापन था। बट आज का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा अलग है पहले से। His stamp collection is also mentioned as a temporary refuge from reality, और उसका जो एक और हैबिट थी उसकी कि वो स्टैम्प कलेक्ट किया करता था, उसको भी एक तरीका ही बताया गया है रियलिटी से भागने का। शोइंग हिज पैटर्न ऑफ सीकिंग एस्केप्स, कि वो ये बताता है कि ये सारे पैटर्न्स हैं कि वो कैसे एस्केप ढूंढ रहा था इस कंटेम्प्ररी प्रेशर से। बहुत ज्यादा प्रेशर वो झेल रहा था और इससे वो बाहर निकलना चाहता था।
द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट्स हिज अल्टीमेट फैंटेसी। जो थर्ड लेवल है ये उसकी फैंटेसी को दर्शाता है। फैंटेसी क्या? जिस चीज को हम पा नहीं सकते तो हम उसके लिए क्या करने लग जाते हैं? फैंटेसाइज करने लग जाते हैं, उसके बारे में कहानियां बनाने लगते हैं। तो ये उसकी फैंटेसी थी 1894 का जो गेम्स होता है, क्योंकि सब वाकई में ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता कि आप किसी पुराने वक्त में चले जाए। तो वो माइंड में उसके बारे में एक इमेजिनरी दुनिया बनाने लगता है। कंप्लीट एस्केप टू अ सिंपलर मोर पीसफुल टाइम, क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल समय में जाना चाहता था, एक पीसफुल समय में जाना चाहता था, व्हेन लाइफ वाज लेस कॉम्प्लिकेटेड, जब दुनिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी और लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल नहीं हुआ करती थी। क्लियर बच्चों? तो इस आंसर को नोट करें फटाफट से। ये है आपके सामने कंप्लीट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अब। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम का जो लेटर आया था चार्ली के लिए, उससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या आपको जानने को मिलता है? तो आप आंसर लिखेंगे बच्चों, सैम्स लेटर टू चार्ली कैन बी इंटरप्रिटेड इन मल्टीपल वेज, यानी कि उसके कई सारे यस फ्रेंड्स। तो जो सैम ने लेटर दिया था चार्ली के लिए, उसके कई सारे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंक्लूजन आ सकते हैं हमारे सामने? कुछ ऐसे एविडेंस जो सपोर्ट करते हैं इट एज इमेजिनेशन। एविडेंस सपोर्टिंग इट एज इमेजिनेशन, जो एविडेंस ये बताते हैं कि वो एक इमेजिनेशन थी, उसकी इमेजिनेशन को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि द लेटर वॉज फाउंड इन अ फर्स्ट डे कवर। वो लेटर कहाँ मिला था? फर्स्ट डे कवर में मिला था। ठीक है, हमने देखा था चार्लीज ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्शन, और वो किसके स्टैम्प कलेक्शन में से मिला था? चार्ली के भी नहीं, बल्कि चार्ली के ग्रैंडफादर के स्टैम्प कलेक्शन में से। और उसमें डेट क्या थी? 18 जुलाई 1894। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट डे कवर्स टिपिकली कंटेन ब्लैंक पेपर। फर्स्ट डे कवर्स में हमेशा मोस्टली क्या होता है? ब्लैंक पेपर रहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या था? एक ब्लैंक पेपर नहीं था, उसके अंदर एक रिटन लेटर था। एंड कलेक्टर्स आइटम्स फॉर नॉट मेंट फॉर एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डेंस। थर्ड, द लेटर कन्वीनियंटली सपोर्ट्स एवरीथिंग, और जो लेटर है वो अपने आप में सब कुछ सपोर्ट कर देता है जिन चीजों को चार्ली माना करता था, चार्ली जिन पे विश्वास रखता था। अबाउट द थर्ड लेवल, ठीक है, थर्ड लेवल को सपोर्ट करता है। एंड 1894 के जो गेल्सबर्ग का जो वक्त है जिसके बारे में चार्ली बताता है, उसको भी बिल्कुल सपोर्ट करता है। वॉट दैट लेटर रिवील्स, वो लेटर क्या रिवील? तो लेटर ये रिवील करता था, इवन सैम हु वॉज चार्ली साइकेट्रिस्ट, यहां तक कि सैम भी, जो कि चार्ली का साइकेट्रिस्ट हुआ करता था, सपोजिडली रेशनल, जो कि एक रेशनल थिंकिंग रखता था। रेशनल थिंकिंग उसे बोलते हैं जो लॉजिक के आधार पे होती है, जो तर्क के आधार पे जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है। ठीक है, वो चीजों को बिलीव नहीं कर लेती, इजिली बिलीव नहीं कर लेती, अंध विश्वास नहीं कर लेती किसी चीज पे। तो ऐसा पर्सन था सैम, जो कि सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास नहीं रखा करता था और ऐसी मान नहीं लेता था चीजों को, इमेजिनेशन को बिलीव नहीं करता था। वो एक पूरी तरह से प्योर रैशनल थिंकिंग करा करता था। ऐसा व्यक्ति भी अगर ये कह रहा है कि हाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो सच कह रहा है। वॉज ऑल्सो सीकिंग एस्केप फ्रॉम मॉडर्न प्रेशर्स, इससे हमें ये भी पता चलता है कि शायद कहीं ना कहीं सैम भी, भले ही वो छिपाता रहा होगा इस बात को, ठीक है, चार्ली के सामने एक्सप्रेस नहीं करता होगा, और जो जो चीजें उसने चार्ली के लिए कही कि चार्ली नाखुश है अपनी जिंदगी से और बहुत सी चीजों से, मॉडर्न प्रेशर से वो एस्केप करना चाहता है, लेकिन वो सारी चीजें सैम खुद भी महसूस कर रहा था। यानी कि वो खुद भी खुश नहीं था अपनी करंट सिचुएशन से, या फिर हम कह सकते हैं करंट प्रोफेशन से, जो काम वो कर रहा था, जिस जगह पे वो जॉब कर रहा था एज ए साइकेट्रिस्ट वो प्रैक्टिस कर रहा था, शायद वो उससे खुश नहीं था, अपनी लाइफ से खुश नहीं था। और जो मॉडर्न प्रेशर्स वो फेस कर रहा था, जो जितने भी हमने मॉडर्न कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करी, जैसे फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, वॉर, क्राइम, करप्शन, ये सारी चीजें जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की जो बुराइयां हैं, उन सबको वो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उनसे वो बहुत ज्यादा परेशान था। और वो भी कहीं ना कहीं एक एस्केप ढूंढ रहा था, बिल्कुल चार्ली की ही तरह। नेक्स्ट पॉइंट, सैम हैड सीक्रेटली बॉट 800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी।
जैसे सेम चार्ली ने $300 की करेंसी लाई थी, वो भी $800 की करेंसी को एक्सचेंज करवा के लाता है, शोइंग ही टू वॉज प्लानिंग टू एस्केप, जिससे ये पता चलता है कि वो भी एस्केप का प्लान कर रहा था। ठीक है, भले ही वो किसी को बताता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें सीक्रेटली करता है, क्योंकि अगर उसे बताना होता तो ऑब्वियसली बात है वो ये सारी चीजें चार्ली के साथ शेयर करता है। चार्ली तुम सही कह रहे हो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ ऐसा कोई एस्केप, लेकिन वो चार्ली को बिल्कुल भी नहीं बताता है। जब वो उस जगह पे पहुंच जाता है, गेल्सबर्ग पहुंच जाता है 1894 के वक्त में, अतीत में वो पहुंच जाता है, तब जाके वो वहां से एक लेटर लिखता है। द लेटर डिस्क्राइब्स एन आइडियलिक लाइफ, और उस लेटर में क्या था, एक आइडियलिक लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ, जैसा कि हर इंसान को चाहिए। पीपल प्लेइंग पियानो, लोग पियानो बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं, सिंगिंग सॉन्ग लाइक सीइंग नेली होम एंड एंजॉयिंग लेमनेड, अपने लेमनेड वगैरह को एंजॉय कर रहे हैं अपने पोर्चेस में। ऐसी लाइफ को वो एडमायर करता था और वहीं पे फाइनली पहुंच भी जाता है। इट एनकरेजेस चार्ली टू कीप सर्चिंग, इससे चार्ली को भी एक हिम्मत आती है कि उसे क्या करना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए। थर्ड लेवल, रेनफोर्सिंग हिज ऑब्सेशन, और इससे उसका जो ऑब्सेशन था, ऑब्सेशन क्या था कि उसे इस दुनिया से बाहर निकल के थर्ड लेवल में पहुंचना है और गेल्सबर्ग जाना है, उससे उसका ऑब्सेशन और बढ़ गया। द लेटर रिप्रेजेंट्स हाउ डेस्परेटली बोथ चार्ली एंड सैम वांटेड टू बिलीव, ये लेटर ये बताता है कि चार्ली और सैम दोनों के दोनों ही कितना डेस्परेट हो करके, कितना ज्यादा वो इस दुनिया से बाहर जाना चाहते थे, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते थे उनकी स्ट्रेसफुल मॉडर्न लाइफ से, कि जो उनकी मॉडर्न लाइफ थी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, उसका वो एक ऑल्टरनेट ढूंढना चाहते थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फिर से वही बात कही जा रही है इस क्वेश्चन में कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है एंड स्ट्रेस है। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, वो तरीके बताने हैं जिनसे हम इनसे ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम यानी कि इनको अपने पे हावी नहीं होने दे सकते और इनसे हम जीत सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं इन सभी चीजों को। तो आंसर आप लिखेंगे पीपल यूज वेरियस मेथड्स। देखो हर तरह के लोग हर अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं इनसे कोप अप करने के लिए। कोप अप यानी कि इनको हैंडल करने के लिए विद द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो मॉडर्न लाइफ के जितने प्रेशर है इनसे कोप अप करने का अलग अलग तरीका है लोगों का। कुछ है हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स, क्लियर। ये भी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं इन चीजों को हैंडल करने के, लेकिन ये हेल्दी है यानी कि दे आर गुड। फर्स्ट वन इज फिजिकल एक्टिविटीज, कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। ठीक है, अपने शरीर को बिजी रखें, अपने शरीर को थकाएं। ठीक है, ये क्या चीजें हो सकती है, जिससे क्या होता है बच्चों कि हम जितना ज्यादा अपने बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में लगाते हैं उससे क्या होता है हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स डेवलप होते हैं, रिलीज होते हैं। उससे हमें अच्छा महसूस होता है, बेटर महसूस होता है, और ये हार्मोन्स ये हमारे लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसको क्या करते हैं। और वो फिजिकल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है, दे कैन बी एक्सरसाइज, आप नॉर्मल व्यायाम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स, किसी भी खेल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जो भी आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आप उसमें अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। एक और है बच्चों योग, कि आप योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं। एंड आउटडोर एक्टिविटीज, और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज यानी कि घर से बाहर निकल के कुछ एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हेल्प रिलीज स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को दूर करने में काम आता है। एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, और आपकी मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, एक तो होता है बच्चों शारीरिक स्वास्थ्य और एक होता है मानसिक स्वास्थ्य, जिसपे कि पहले कम ध्यान दिया जाता था। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को ज्यादा जागरूकता भी नहीं थी और लोग कुछ नॉलेज भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग समय के साथ इस बात के महत्व को समझ पाए कि जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी फिजिकल हेल्थ है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ भी है। तो ये सारी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्रिएटिव परस्यूट्स। ठीक है, आप कुछ ऐसी कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आप कोई नई चीज सीख पाएंगे, अपनी जो क्रिएटिविटी पावर है उसको और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और वो क्रिएटिव परस्यूट्स क्या हो सकते हैं, आर्ट। आप कोई भी एक आर्ट सीख लीजिए, वो कला को आप सीखने लगे। ठीक है,
म्यूजिक, आप संगीत सीख सकते हैं। राइटिंग यानी कि लेखन कार्य आप कर सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कहानियां हों, कविताएं हों, और कोई उपन्यास लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हॉबीज प्रोवाइड इमोशनल आउटलेट्स। इस तरह की अगर आप हॉबीज रखेंगे ना, जैसे किसी की हॉबीज होती है बच्चों बुक रीड करना, किसी की होती है गार्डनिंग करना, सॉन्ग्स प्ले करना, गाने गाना, गाने सुनना, टू हियर म्यूजिक, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे इमोशनल आउटलेट्स, जो हमारे अंदर भाव है, भावनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा इकट्ठी ना हो जाए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा भावनाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या होगा, और उनको आउटलेट नहीं मिलेगा, बाहर निकलने का वो नहीं मिलेगा, तो वो किसी भी पॉजिटिव में भी डायरेक्शन में भी जा सकती है, कुछ गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो इसलिए हमें एक इमोशनल आउटलेट देना चाहिए कि जहां हम अपनी भावना को क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि फीलिंग्स अगर अंदर ही अंदर रहेंगी तो वो एक गलत रूप भी ले सकती हैं और गलत तरीके से बाहर आ सकती हैं। इसलिए कभी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा ना दबाएं, उनको एक इमोशनल आउटलेट दें। और वो आउटलेट कैसे दिया जा सकता है, इन्हीं क्रिएटिव परस्यूट्स के, अपने आप को किसी आर्ट में लगा दें, किसी कला को सीख, कोई नई नई कलाएं सीखें, म्यूजिक सीखें, राइटिंग सीखें, या कोई नई हॉबी को पकड़ लें और उसे फॉलो करें। एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ये इमोशनल आउटलेट तो देती है, साथ ही साथ एक आत्मसंतुष्टि का भाव भी हमारे अंदर डेवलप होता है कि हाँ, हम लाइफ में कुछ बेटर कर रहे हैं। ठीक है, हम रोजमर्रा के काम में तो इन्वॉल्व है ही, हर व्यक्ति अपना रोजमर्रा की जॉब कर रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ उसे ऐसा भी महसूस होता है, सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है जीवन में, शायद जो मेरा बचपन का एक ड्रीम था, या फिर बचपन में जो चीजें मुझे करना अच्छी लगती थी, वो मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। किसी को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है तो वो समय निकाल करके क्या कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है। किसी को गिटार प्ले करना अच्छा लगता है तो टाइम निकाल के जब जब वो स्ट्रेसफुल फील करे तो गिटार प्ले कर सकता है और अपने इमोशंस को कन्वर्ट कर सकता है, स्ट्रेस को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। इज इट क्लियर? तो ये सारे क्या है बच्चों, हेल्दी तरीके हैं। स्ट्रेस रिलीज करने के दो तरीके, एक तो होता है हेल्दी तरीका, एक है गलत तरीके। ठीक है, उससे भी स्ट्रेस रिलीज होता है, लेकिन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस चला जाएगा, लेकिन क्योंकि वो एक हेल्दी तरीका नहीं है तो स्ट्रेस और ज्यादा लौट करके वापस आएगा, बल्कि और बढ़ के आएगा। इसलिए हमें हमेशा हेल्दी तरीके चूज करने चाहिए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से डील करने के, ना कि अनहेल्दी तरीके। हम अभी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे एक एक करके सब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, सोशल कनेक्शन, कि आप क्या करें, सामाजिक रूप पे अपने कनेक्शंस को बढ़ाएं, यानी कि स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली, कि परिवार के साथ समय व्यतीत करें, अलग थलग ना रहें, लोगों से कटके ना रहें। ठीक है, एटलीस्ट अपनी फैमिली, जो आपका परिवार है, आपके जो खास मित्र हैं, खास दोस्त हैं, उनके साथ समय को व्यतीत करें, टाइम स्पेंड करें। बिल्ड सपोर्ट सिस्टम, अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करें, एक ऐसा सिस्टम जब कभी भी आप कमजोर हो लाइफ में। ऐसा मोमेंट, हमेशा क्या होता है बच्चों, एक जैसा वक्त नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, तो अपने हर व्यक्ति अपने अप्स वाले टाइम में, अपने गुड टाइम में अपने आप को संभाल लेता है और अच्छे से रहता है। लेकिन एक आप ऐसा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करें अपनी लाइफ में कि जब जब आपकी लाइफ में ये डाउन वाला टाइम आए, ठीक है, अ, जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो लाइफ में, या फिर फेलियर हो लाइफ में, तो उस वक्त कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हों जो आपको उस वक्त क्या दें, सपोर्ट दें, सपोर्ट करें, और सपोर्ट करें एक अच्छे तरीके से। ठीक है, आपका मनोबल बढ़ाएं, ऐसे लोग आपके पास आसपास होने चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए सोशल कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है बच्चों, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कि अगर लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रेस है, फियर है, एंजाइटीज है, ये सारी चीजें हैं, सबके साथ चली हुई है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टाइम है ही कुछ ऐसा, तो आप कुछ ऐसा वक्त निकालें, कुछ ऐसी चीजें सीखें जो आपको क्या करे, रिलैक्सेशन दे, आपके शरीर को भी और आपके मन को। ठीक है, क्योंकि जो मन है हमारा, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मन, मस्तिष्क जिसे हम कह सकते हैं। अगर आपने उसको रिलैक्स करना जान लिया तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह चाहे कितनी भी हो आपकी लाइफ में, वो सिर्फ बाहरी तल पर रहेंगी, आउटर सरफेस में रहेंगी, आपको अंदर क्या नहीं कर पाएंगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, यानी कि आपकी लाइफ में घुस करके आपके माइंड को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी। बाहर बाहर तक रहेंगी, सबके साथ में, बट वो आपको इंटरनली अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, आपको, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को। और वो टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, दीज टेक्निक्स कैन बी मेडिटेशन, कि आप क्या करें, ध्यान का अभ्यास करें। और अगर आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान एक बहुत ही
हम कह सकते हैं बहुत ऊपर की टेक्निक है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन एक इजी प्रैक्टिस के साथ आप वहां कोशिश कर सकते हैं, दैट इज डीप ब्रीदिंग, कि आप लंबी सांसें, लंबी गहरी सांसें लें, इनहेल करें अच्छे से और एक्सहेल करें। तो ये क्या होती है, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं। और दूसरा होता है बच्चों माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाती हैं वो प्रैक्टिसेस जो ये कहती हैं आप प्रेजेंट में रहें खुद को, आप जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसी पे पूरा ध्यान दें। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, कि आप जहां जो काम कर रहे हैं आपका ध्यान वहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी प्रेजेंट है बट आपका माइंड एब्सेंट है। ठीक है, तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। जब जो वक्त, जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसी काम में अपना पूरा 100% ध्यान लगाएं। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो स्टडी करते टाइम, पढ़ते टाइम पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए और कहीं। अगर आप खेल रहे हैं तो उस वक्त खेलते हुए ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ अपने खेल में होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप काम करें उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खेलते वक्त ध्यान पढ़ाई में है और पढ़ाई करते वक्त ध्यान खेल में है। ठीक है, तो माइंडफुलनेस आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि क्या होती है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। ओके, so these are the relaxation. So students, in today's class we will conclude here. आज हम इतना ही रखेंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी रहते हैं, इसी क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं अभी, बहुत काफी सारे क्वेश्चंस और रहते हैं, उनको हम अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।